अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर्स इन न्यूरोसाइंस कि न्यूरोसाइंस की फील्ड में आगे क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या हम लफ्ज़ों में इसमें आगे और क्या क्या शाखें मौजूद हैं। न्यूरोसाइंस सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरोसाइंस क्या होता है। न्यूरोसाइंस जो है इसे न्यूरोबायोलॉजी भी कहते हैं। ये एक वसी डोमेन है जिसका मेन काम हमारे नर्वस सिस्टम को साइंटिफिक के लिए स्टडी करता है। ठीक है जी। अब ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि इसमें और काफ़ी सारी फील्ड्स कंबाइन करके ये फील्ड बनी है। अब इसमें और क्या क्या फील्ड्स हैं, इसमें फिजियोलॉजी है, एनाटमी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मॉडलिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, और साइकोलॉजी भी इसमें है। इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि हमारे न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम का जो न्यूरल सर्किट्स भी इसी में आते हैं, इस सारे प्रोसीजर को समझना है कि हमारे न्यूरॉन्स बेसिकली यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अब इसके अंदर आम रस्तों में हमारा ब्रेन और उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट भी, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है। आम लफ्ज़ों में हर हमारा सिस्टम जो ब्रेन से लिंक कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से लिंक कर रहा है, न्यूरॉन्स की हद तक वो सारा सिस्टम न्यूरोसाइंस का पार्ट है। उसमें उसकी जो है स्ट्रक्चर भी समझते हैं, केमिकल प्रोसीजर भी समझते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी समझते हैं, मॉडलिंग भी यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी उसका बिहेवियर पर क्या प्रोसेस असर हुआ है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है जी, कैरियर्स में फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली उनका मेन काम है कि स्टडी ऑल बिहेवियरल फिनोमेना दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन ह्यूमन एनिमल्स। तो ये एनिमल्स पर रिसर्चेस करते हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए। उसमें मेन काम ये है कि वो नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोन्स जो है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम है, उनका रोल देखते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो रिसर्चेस बाद में इम्प्लीमेंट की जाती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए भी। तो इसमें मेन थिंग यही है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स का जो सिस्टम है, वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारे बिहेवियर को समझने के लिए। तो इसमें हमारा ब्रेन और उसके पार्ट्स भी आ जाते हैं। तो इस नर्वस सिस्टम में जारी सी बात है, वो आगे हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इंशाल्लाह हम इन डिटेल वो साथ साथ कवर करते जाएंगे। अभी फिल वक्त जो है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल जो सिस्टम है वो किस तरह से हमारे बिहेवियर में प्ले करता है। ब्रेन भी नर्वस सिस्टम के अंदर ही शामिल है। अब इनके जो टॉपिक्स हैं, किस तरह से ये स्टडी करते हैं, टॉपिक्स किस तरह के होते हैं, तो उसमें हमारे सेंसरी प्रोसेसेस आते हैं, स्लीप है, इमोशनल बिहेवियर है, इंजस्टिव बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, पेरेंटल बिहेवियर, लर्निंग और मेमोरी। अब ये इस तरह के टॉपिक्स में ये मेन काम इनका होता है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी डील करते हैं कि फिजियोलॉजी क्या क्या रोल प्ले कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल सेंसरी प्रोसेस में क्या होता है। सेंसरी प्रोसेस में ये काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो विजन है, हमारी हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो रोशनी उस चीज़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। ठीक है, हमारी आंखों में वो किस किस तरह से किस किस पार्ट से प्रोसेस से गुजरते हुए फिर इमेज बनती है हमारे रेटिना पर। ठीक है, अब उसमें फर्दर सेल्स हैं, रॉड्स हैं, कॉन्स हैं, वो आगे उनका अपना रोल है। फिर जो है हमारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं हमारे रेटिना के बाद, वो फिर उन्हें कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसडक्शन एक प्रोसीजर है, वो प्रोसेस है, उसके ज़रिए न्यूरल सिग्नल्स में फिर वो हमारे ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब तक जाते हैं। वो हम इंशाल्लाह ब्रेन के पार्ट्स और वो सारी चीज़ें डिटेल में करते जाएंगे। अभी फिर वक्त सिर्फ समझाने के लिए है कि सेंसरी प्रोसेस को वो इस तरह से स्टडी कर रहे थे। फिर दे also study animal models of disorders that can afflict humans such as anxiety, depression वगैरह। मतलब ये कि वो एनिमल्स को भी डिप्रेशन वगैरह होता है, जिस तरह बंदर हैं मिसाल के तौर पर, या इवन डॉग्स हैं उन्हें भी डिप्रेशन होता है। इवन बर्ड्स को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा कोई एक कौवा मर जाता है तो सारे उसके इर्द गिर्द होते हैं, या कोई जिस तरह वो क्रेन एक बर्ड है, उर्दू में कूंज कहते हैं,
उसके बारे में है कि वो जो है उसका पार्टनर मर जाए तो वो उस जगह पर बार बार वो विजिट करते रहते हैं। तो ये सिंपल मैं अपनी तरफ से एग्जांपल्स दे रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन होता क्या है कि मल्टीपल चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेन के पार्ट्स डैमेज हो गए या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, जिस तरह जो डॉक्टर आइवन पैवलोव का एक्सपेरिमेंट था क्लासिकल कंडीशनिंग पे, उसका भी सेम सीन था कि वो कंडीशनिंग के ज़रिए हम कोई भी चीज़ उनमें ला सकते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है, आम लफ्ज़ों में एनिमल्स के ज़रिए हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ह्यूमंस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के लिए दूसरी कुछ टर्म्स भी यूज़ होती हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी है, बायोसाइकोलॉजी भी है, साइकोबायोलॉजी भी है, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस भी है। इनमें से कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की है। क्वालिफिकेशन क्या होती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट की? तो नॉर्मली जो है इनकी क्वालिफिकेशन पीएचडी होती है, ठीक है। अब उसके बाद न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस अभी हमने बात कर ली। न्यूरोसाइंस क्या होता है, इसके अंदर ये सारी फील्ड्स शामिल होती हैं। अब न्यूरोसाइंस पे जो काम कर रहे होते हैं उन्हें न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं। वो क्या करते हैं, अभी हमने ये डिस्कस किया है। न्यूरोसाइंटिस्ट कंसर्न themselves with all aspects of the nervous system। अनाटॉमी भी इसमें शामिल है, केमिस्ट्री भी है, फिजियोलॉजी भी है, डेवलपमेंट भी है, फंक्शनिंग भी है। ये सारे काम इसीलिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, हर तरह की फील्ड्स इसमें शामिल है। अब इनकी रिसर्चेज जो हैं ये रेंजेस फ्रॉम स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टू द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है वो प्योरली बायो और केमिस्ट्री की फील्ड है, बायोलॉजी है बेसिकली। अब उसके साथ सोशल बिहेवियर जो है वो तो साइकोलॉजी की फील्ड है, लेकिन क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है इसमें हर फील्ड साइकोलॉजी की हर तरह से सारी फील्ड्स शामिल है। Most professional physiological psychologists are employed by colleges, universities। अब ये लोग ज़्यादातर जो हैं ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स करते हैं। इनका मेन काम होता है वहाँ पे पढ़ाना, टीचिंग और रिसर्च, ठीक है। अब कुछ जो बाकी हैं वो लेबॉर्ट्रीज वगैरह में भी काम कर रहे होते हैं। कुछ इनमें से फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह के लिए रिसर्च के काम में मदद कर रहे होते हैं। यानी जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली उनके इस्तेमाल में हेल्प कर रहे होते हैं कि उनमें जो न्यूरोलॉजिकल क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उन्हें किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हें साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स का आइडिया होता है कि ब्रेन नर्वस सिस्टम जो है उनमें क्या क्या केमिकल्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, किस किस तरह से रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। To become a professor or independent researcher, one must receive doctorate, usually a PhD। डॉक्टरेट जैसी बात है, दो तरह के होते हैं, PhD होती है या फिर रिसीविंग एन MD मेडिकल डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं। अब मेडिकल डॉक्टरेट जो है वो नॉर्मली रिसर्च नहीं कर रहे होते, लेकिन इनमें से कुछ करते भी हैं। Nowadays, most physiological psychologists spend 2 years in a temporary postdoctoral position working in the laboratory of senior scientists to gain more research experience। मतलब क्या कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट टीचिंग भी करते हैं, रिसर्च भी, लेकिन आजकल जो मौजूदा दौर में ज़्यादा ट्रेंड है वो रिसर्च से रेलेवेंट है। इस टाइम पर वो आर्टिकल्स भी पब्लिश करते हैं। उनकी पब्लिकेशंस जो हैं वो साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश की जाती हैं। उससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा पब्लिकेशंस होंगी उतनी उनकी वर्थ इंक्रीज होगी, उतनी उनकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती है। अब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में और भी दो फील्ड्स हैं, एक न्यूरोलॉजी है और दूसरी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं? फिजिशियंस हैं बेसिकली। इनका मेन काम है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम। अब डिजीजेज में जो है ये इनका मेन काम ये जो है मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं।
लेकिन इसके अलावा कुछ लोग रिसर्च की तरफ भी जा रहे होते हैं, ठीक है। अब जो है इनका मेन काम डिजीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम में हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ रहे होते हैं। ब्रेन पर चोट लग गया तो मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमेंशिया है, डिलेरियम है, इवन स्किज़ोफ्रेनिया का भी फिजिकल कॉज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसको थ्रू मेडिसिन भी डील कर रहे होते हैं। They study the behavior of people whose brains have been damaged by natural causes using advanced brain scanning। अब वो जो है इनका मेन काम तो डायग्नोसिस होता है, ठीक है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इन्होंने डायग्नोसिस के लिए ब्रेन स्कैनिंग जो डिवाइसेस हैं, टेक्निक्स हैं, उनकी मदद से MRI है, CT स्कैन वगैरह, वो उनकी मदद से डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के बाद मेडिसिन के जरिए वो ट्रीटमेंट करते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या काम है? द रिसर्च इज कैरिड आउट बाय द एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइंटिस्ट with a PhD in psychology and specialized training in the principles and procedures of neurology। अब ये जो रिसर्च हो रही होती है, ये लोग बेसिकली इनका काम होता है रिसर्च कंडक्ट करना, साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी मेन चीज़ें हैं, या आम लफ्ज़ों में ये बेसिकली ये जो है न्यूरोलॉजिस्ट की मदद के लिए रिसर्चेस कंडक्ट कर रहे होते हैं। अब एक यहाँ पर मेन पॉइंट है कि जितने भी हमने देखे हैं वो नॉर्मली PhD किए होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि नॉट ऑल पीपल हु आर इंगेज्ड इन न्यूरोसाइंस रिसर्च हैव डॉक्टरल डिग्री, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो टेक्नीशियंस के तौर पर काम करते हैं, वो किसी सीनियर के अंदर वो अंडर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करते हैं। साइंटिस्ट के अंदर वो साइंटिस्ट क्या हैं जो हमने पीछे प्रीवियसली डिस्कस किया, न्यूरो साइंटिस्ट भी हो सकता है, तो उनके अंडर वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और बाद में वो रिसर्चेस की तरफ भी आ जाते हैं और विद टाइम वो अपनी एजुकेशन लेवल इंक्रीज करते हैं और एक्सपीरियंस जाहिर सी बात उनके पास आ रहा होता है। एक्सपीरियंस जितना बढ़ता जाएगा फिर वो उनके साथ रिसर्चेस में भी पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।